नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसमें कि आज ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इसके पहले टेस्ट सीरीज 1 और 2 हमने देख लिया है। आप चाहे तो चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि आज भी जैसे हमने पहले वीडियो में किया था, दूसरे में क्या था, वैसे ही इसमें भी हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं पर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। टॉपिक क्या क्या है जो इलाहाबाद एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, इंटरनेशनल लॉ। इतने टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द लॉ अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को लागू करने के निर्देश दिए हैं? ऑप्शन ए, मधु किसवार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन बी, सेहात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, बलवीर कौर वर्सेस धीरदास। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेहात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Question number 2, in which of the following cases the Supreme Court of India has observed sexual harassment as a violation of human rights? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? ऑप्शन ए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन बी, कपिल हिंगुरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन सी, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Question number 3, in which of the following case the Supreme Court has discussed the constitutional validity of triple तलाक? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर विचार किया था? ऑप्शन ए, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, the satisfaction of the president means the satisfaction of the council of ministers and not his personal satisfaction held in। राष्ट्रपति की तुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, न कि उनकी व्यक्तिगत तुष्टि। यह किस केस में अभिनिर्धारित किया गया? ऑप्शन ए, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी, यूएन राय वर्सेस इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन डी, सरदार लाल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू गंगा वाटर केस? निम्न में से कौन सा वाद गंगा वाटर से संबंधित है? ऑप्शन ए, इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को गंगा वाटर केस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन खाप पंचायत हैव नो अथॉरिटी टू ऑर्डर ऑनर किलिंग इज हेल्ड इन। संविधान के अनुसार खाप पंचायतों को सम्मान रक्षा हेतु हत्या का आदेश देने का अधिकार नहीं है। ये किस मामले में निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, रूप जान बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Question number 7, in which of the following case did Supreme Court issue direction in the favor of acid attack victims? निम्न मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले से पीड़ितों के पक्ष में दिशा निर्देश जारी किए थे? ऑप्शन ए,
देविका बिस्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। ऑप्शन बी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। ऑप्शन सी स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। ऑप्शन डी आसिक हुसैन फक्तू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। क्वेश्चन नंबर 8 केस ऑफ अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 1290 इज रिलेटेड विद। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट टू गो अब्रोड यानी कि विदेश जाने का अधिकार। ऑप्शन बी यूथनेसिया। ऑप्शन सी फेयर ट्रायल। ऑप्शन डी रिजर्वेशन। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यूथनेसिया। और एक और चीज है कि इस केस में एक्टिव यूथनेसिया की परमिशन नहीं दी गई थी, इस केस में पैसिव यूथनेसिया की परमिशन दी गई थी। Question number 9. In which case the Supreme Court has held that the maximum limit of reservation cannot exceed 50%? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन ए देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ऑप्शन डी प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। Question number 10. Blindness is not a disqualification to become a member of UPSC. In which case it has been declared. अंधा होना संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होने के लिए अयोग्यता नहीं है। यह किस वाद में कहा गया? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्रभान। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन सी नीलिमा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हु डिस्क्राइब जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन? किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? ऑप्शन ए सेविनी। ऑप्शन बी सामंड। ऑप्शन सी जूलियस स्टोन। ऑप्शन डी बकलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जूलियस स्टोन। क्वेश्चन नंबर 2 लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी इफ लॉ इज अ लीगल मिथ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जेरोम फ्रैंक। ऑप्शन बी होम्स। ऑप्शन सी ग्रे। ऑप्शन डी लेवलिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जेरोम फ्रैंक। जेरोम फ्रैंक ने कहा कि विधि अनिश्चित है और विधि की अनिश्चितता एक झूठ है, इन्होंने ये बोला। Question number 3. Which one of the following has divided justice in two parts? Distributive justice and corrective justice. निम्न में से किसने न्याय को दो भागों में विभाजित किया? वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय। ऑप्शन ए डेविन। ऑप्शन बी अरिस्टोटल। ऑप्शन सी प्लेटो। ऑप्शन डी एक्विनास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 4 ऑस्टिन इज सेड टू बी एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल? ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल स्कूल। ऑप्शन बी एनालिटिकल स्कूल। ऑप्शन सी रियलिस्ट स्कूल। ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल स्कूल। Question number 5. Nature has placed man under the empire of pleasure and pain. It has been said by. प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, यह किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए बेंथम। ऑप्शन बी ऑस्टिन। ऑप्शन सी पाउंड। ऑप्शन डी हॉब्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंथम। बेंथम ने थ्योरी दिया था प्लीजर एंड पेन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 Who said that law is normative science? किसने कहा कि विधि मानकों का विज्ञान है? ऑप्शन ए सेविनी। ऑप्शन बी केल्सन। ऑप्शन सी सामंड। ऑप्शन डी बेंथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केल्सन।
किल्सन ने दिया था प्योर थियरी ऑफ लॉ और इन्होंने बोला था कि लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन बुक वॉज ऑथराइज्ड बाई। जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये दोनों बुक किसने लिखा? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी ए.एल. गुडहार्ट, डी एच.एल.ए. हार्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड दैट लॉ इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ पीपल। किसने कहा कि विधि कुछ नहीं है अपितु जन साधारण की अंतः चेतना है? ऑप्शन ए सेविनी, ऑप्शन बी रस्को पाउंड, ऑप्शन सी सामंड, ऑप्शन डी ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेविनी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द जूरिस्ट हु इज कॉल्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट। किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी एवं समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? ऑप्शन ए किल्सन, ऑप्शन बी सेविनी, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी ग्रे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेविनी। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। किसे साधारणतया विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा का डार्विन कहा जाता है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी सेविनी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इमैनुअल कांट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेविनी। कॉन्ट्रैक्ट संविदा। क्वेश्चन नंबर 1, विच इम्पॉसिबिलिटी टेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वाइड। कौन सी असंभवता एक संविदा को शून्य बना देती है? ऑप्शन ए लीगल, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल, ऑप्शन सी फिजिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ये लीगल, प्रैक्टिकल और फिजिकल, ये जितनी भी चीजें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बना देती हैं अगर इसकी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो। Question number 2, which is the terminology used to describe a situation when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer। यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दें तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑफर, ऑप्शन बी क्रॉस ऑफर, ऑप्शन सी काउंटर ऑफर, ऑप्शन डी कंडीशनल ऑफर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रॉस ऑफर, यानी कि प्रतिकूल प्रस्ताव। ठीक है, एक और चीज मैंने बताया था काउंटर ऑफर पिछले वीडियो में, तो वो और क्रॉस ऑफर इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। काउंटर ऑफर क्या होता है कि किसी ने आपसे एक प्रस्ताव किया, आपने उसको स्वीकार नहीं किया बल्कि आपने एक दूसरा प्रस्ताव रख दिया, तो ये हो जाएगा काउंटर ऑफर। लेकिन क्रॉस प्रस्ताव में क्या है कि मान लीजिए ए ने एक प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से और बी ने एक प्रस्ताव रख दिया अपनी तरफ से, दोनों को ही इन दोनों का प्रस्ताव का कि उसके बारे में नहीं पता है, तो दोनों तरफ से क्या हो गया प्रस्ताव हो गया और दोनों इस बात से अनभिज्ञ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस ऑफर कि दोनों के जो प्रस्ताव थे वो आपस में क्रॉस कर गए हैं। Question number 3, which of the following case is considered as a fundamental case on the topic of proposal and acceptance under the Indian Contract Act 1872? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन प्रस्ताव व स्वीकृति पर प्रमुख वाद कौन सा है? ऑप्शन ए सत्यव्रत घोष वर्सेज मगनी राम एंड कंपनी, ऑप्शन बी पैराडीन वर्सेज जैन, ऑप्शन सी मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी मिस्टर भगवान दास वर्सेज मिस्टर गिरधारी लाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवान दास वर्सेज गिरधारी लाल। Question number 4, when the acceptance is made by telephone then the contract is deemed to be made at such place। जब स्वीकृति टेलीफोन द्वारा की जाती है तब संविदा ऐसे स्थान पर हुई समझी जाती है, कहाँ पर वो पूर्ण मानी जाती है कि वो संविदा कहाँ पे पूर्ण हुई इसकी संसूचना। तो ऑप्शन ए है व्हेन एक्सेप्टेंस इज हर्ड और रिसीव्ड, ऑप्शन बी व्हेन द एक्सेप्टेंस इज गिवन, ऑप्शन सी व्हेन द एक्सेप्टेंस रिजाइड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हेन एक्सेप्टेंस इज हर्ड और रिसीव्ड। जब जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है या प्राप्त हो जाती है वहां पर ये माना जाता है कि संविदा कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हैज बीन डिफाइंड। चलित प्रत्याभूति कहां पर परिभाषित है? ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 146 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडर सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए माल देने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेलमेंट, ऑप्शन बी प्लेज, ऑप्शन सी हाइपोथिकेशन, ऑप्शन डी मॉर्टगेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेलमेंट। इसको बोला जाता है उपनिधान। क्वेश्चन नंबर 7, Who may employ an agent? अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए एनी मेजर पर्सन, ऑप्शन बी एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, ऑप्शन सी एनी मेजर एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ऑप्शन डी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनी मेजर एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड। क्वेश्चन नंबर 8, टू क्रिएट एन एजेंसी, एक अभिकरण के सृजन हेतु क्या आवश्यक नहीं है, ये पूछा रहा है ना। ऑप्शन ए नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, ऑप्शन बी सम कंसिडरेशन इज नेसेसरी, ऑप्शन सी एडिक्वेट कंसिडरेशन इज नेसेसरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज ट्रू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। एक एजेंसी के क्रिएशन हेतु किसी भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। निम्न में से कौन सा वाद विफलता यानी व्यर्थता के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, ऑप्शन बी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, ऑप्शन सी सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनीराम, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस क्वालिटी ब्रेड फैक्ट्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनीराम। Question number 10. A agrees with B to discover treasure by magic. अ ब से जादू से खजाना खोजने का करार करता है, ये क्या होगा? ऑप्शन ए द एग्रीमेंट इज नॉट वाइडेड, ये करार शून्य नहीं है। ऑप्शन बी द एग्रीमेंट इज पार्शली वाइड, करार अंशतः शून्य है। ऑप्शन सी द एग्रीमेंट इज वाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द एग्रीमेंट इज वाइड। ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि ये जो काम करने को कह रहा है ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो इस पर इम्पॉसिबिलिटी का रूल लगेगा, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा। टॉर्ट लॉ अपकृत्य विधि से संबंधित एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर टॉर्टियस लायबिलिटी आर अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिए अभिनिर्धारित क्षति क्या है? ऑप्शन ए लिक्विडेटेड यानी कि परिनिर्धारित, ऑप्शन बी अनलिक्विडेटेड अपरिनिर्धारित, ऑप्शन सी पीनल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इसमें दिया जाता है, इसलिए क्योंकि टॉर्ट किसी के प्रति कमिट हो रहा है तो उसको पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वो पहले से निर्धारित नहीं होती। अगर वहीं हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकती है और अनलिक्विडेटेड दोनों भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बर्ड वर्सेस जोन्स 1845 KB is a case in the law of torts which is related with the tort of। बर्ड बनाम जोन्स 1845 का जो केस है यह अपकृत्य विधि में एक वाद है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असॉल्ट एंड बैटरी, ऑप्शन बी फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ऑप्शन सी कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन डी डिफेमेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इंप्रिजनमेंट। ये मिथ्या बंदीकरण की अपकृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब एज मलिशियस प्रोसिक्यूशन। निम्न में से किसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही कहा जा सकता है? ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑप्शन बी मनी रिकवरी प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी बैंकरप्टी प्रोसीडिंग, ऑप्शन डी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर पर्सन कैन बी सेड टू बी अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्या एक व्यक्ति को मिथ्या कारावास के अधीन कहा जा सकता है, मतलब कब कहा जा सकता है? ऑप्शन ए इन अ बस ट्रेन और एरोप्लेन, जब वह बस ट्रेन या हवाई जहाज में है। ऑप्शन बी इन ओपन पार्क और फील्ड, खुले मैदान या पार्क में। ऑप्शन सी इन हिज ओन हाउस और व्हीकल, अपने स्वयं के घर या वाहन में। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कहीं भी मिथ्या कारावास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
5. Which one of the following has been laid down as basis of responsibility by the rule in Ryland versus Fletcher? रायलैंड बनाम फ्लेचर में प्रतिपादित सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को उत्तरदायित्व का आधार माना गया? ऑप्शन ए फाल्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी कंडीशनल लाइबिलिटी, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन डी इंश्योरेंस लाइबिलिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत यहाँ से आया था। क्वेश्चन नंबर 6, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाज लेड डाउन इन द केस। पूर्ण दायित्व का नियम किस वाद में आया था? ऑप्शन ए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मद्रास रेलवेज कंपनी वर्सेस जमींदार, ऑप्शन सी के नागिरेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मीनू बी मेहता वर्सेस बालाकृष्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेबल। निम्नलिखित में से कौन सा अपलेख नहीं है? ऑप्शन ए अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ प्रिंट, ऑप्शन बी ए सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ऑप्शन सी पिक्चर्स, ऑप्शन डी साउंड ऑफ जेस्चर्स, ध्वनि अथवा मुद्राएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साउंड और जेस्चर जो है ये अपलेख में नहीं आते, लेबल में नहीं आते। लेबल क्या होता है? ये एक परमानेंट टाइप का फॉर्म होता है जिसमें आप परमानेंटली किसी को डिफेम कर रहे हो, ठीक है। एक होता है लिबल, एक होता है स्लेंडर। स्लेंडर जो होता है वो टेम्परेरी फॉर्म में होता है और लिबल जो होता है ये परमानेंट फॉर्म में होता है। तो अगर किसी चीज को आप प्रिंट कर दिया तो ये परमानेंट फॉर्म में हो गया। कोई सिनेमैटिक फिल्म है तो फिल्म भी परमानेंट फॉर्म में हो गया। कोई फिगर चित्र है वो भी परमानेंट फॉर्म में हो गया। लेकिन कोई साउंड है या जेस्चर है ये परमानेंट फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा? ये लिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्ट ऑफ गॉड इज, दैवकृत्य क्या है? ऑप्शन ए सडन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी बियॉन्ड द कंट्रोल ह्यूमन्स माइट, मानव की शक्ति से परे कोई चीज हो गई, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस विच कुड नॉट बी फॉरसीन एंड कुड नॉट हैव बीन गार्डेड अगेंस्ट, असाधारण घटना जिसे पहले न देखा जा सका है और न उसके विरुद्ध कभी संरक्षित किया जा सका है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ये सब जो है ये दैवकृत्य में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन एस्टेब्लिश्ड ए केस इन लिबल। अपलेखन के मामले को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पब्लिकेशन, ऑप्शन बी डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ऑप्शन सी अ सेक्शन ऑफ द पीपल हु नोज लेस टू द प्लेंटिफ, ऑप्शन डी रेफरेंस टू द प्लेंटिफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक हु नोज लेस टू द प्लेंटिफ। अब देखिए इसमें प्रकाशन क्या है? अब लेबल जो है वो एक परमानेंट फॉर्म में है तो उसका प्रकाशन होना जरूरी है। एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट भी होना जरूरी है और वो प्लेंटिफ से संबंधित भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन लोगों का एक जो वर्ग है जो वादे के बारे में अल्प ज्ञान रखता है ये जरूरी नहीं है। ऐसी वर्ग होना चाहिए जो वादे के बारे में अच्छे से नॉलेज रखता हो, उसके मन में जो है वादे के प्रति बहुत अच्छी भावना हो, ठीक है। तो वहां पर अगर अपलेखन किया जा रहा है तब तो वो लेबल में आएगा। अगर ऐसे लोगों से किया जा रहा है जो कि उसके बारे में अल्प ज्ञान रखते हैं तो वहां पे ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिफेमेशन इज, मानहानि क्या है? वनली ए सिविल रॉन्ग, ऑप्शन बी वनली ए क्रिमिनल रॉन्ग, ऑप्शन सी क्रिमिनल एज वेल सिविल रॉन्ग, ऑप्शन डी नाइदर सिविल नॉर क्रिमिनल रॉन्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। डिफेमेशन जो है वो सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है। हिंदू लॉ देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, अ जॉइंट हिंदू फैमिली डज नॉट इंक्लूड, एक संयुक्त हिंदू परिवार में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मैरिड सन, ऑप्शन बी मैरिड डॉटर, ऑप्शन सी एडॉप्टेड सन, ऑप्शन डी एडॉप्टेड डॉटर। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो चारों ही सही हैं। ये पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या था कि जो डॉटर थी वो शामिल नहीं थी, लेकिन जब 2005 का उत्तराधिकार अधिनियम जो था वो जब उसका संशोधन हुआ तो इसके बाद से इसमें डॉटर भी शामिल हो गई, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, दोनों इसमें शामिल हैं, चाहे वो एडॉप्टेड हो। तो इसका जो है अगर आप पूछे इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है तो इसमें से एक आप कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा जो वो ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें जो चारों हैं ये चारों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट अप्लीकेबल टू, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहाँ पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी द पर्सन हु इज ए सिख बाय रिलीजन, ऑप्शन सी एनी पर्सन हु इज ए कन्वेंट टू द हिंदू रिलीजन, ऑप्शन डी द मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। जब हिंदू
मैरिज एक्ट देखेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जब आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 25 देखेंगे तो उसमें जो परिभाषा दी हुई है शेड्यूल ट्राइब की, वही लोग इसमें आएंगे और उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। Question number 3. A Hindu marriage may be solemnized according to the customary rites and ceremonies of. एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जाता है? ऑप्शन ए ब्राइड यानी कि वधू, ऑप्शन बी ब्राइड ग्रूम वर, ऑप्शन सी बोथ द पार्टीज, ऑप्शन डी आइदर पार्टी ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम देयर टू। वर या वधू दोनों में से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइदर पार्टी। किसी भी पार्टी की जो है उसके सेरेमनीज को पूरा करके विवाह जो है वो अनुष्ठापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4. इन हिंदू मैरिज ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम हैज टेकन 2 और हाफ स्टेप्स राउंड द होली फायर मैरिज। हिंदू विवाह में वर और वधू मात्र 2 और हाफ फेरे मतलब 2.5 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष लेते हैं। यह विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी इलीगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैलिड। ये विवाह वैलिड होगा क्योंकि अगर हम संस्कारों की बात करें सेरेमनीज की, तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में सेरेमनी की बात की गई है, लेकिन वहां पे सप्तपदी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसमें ये बोला गया है कि अगर सप्तपदी का कल्चर है आपकी मतलब वहां प्रथा अगर है तब आपको सप्तपदी पूरी करनी पड़ेगी। जब आप 7वां फेरा चलेंगे तब विवाह कंप्लीट होगा। लेकिन ये वहां पर जहां पर ये रूल है, लेकिन जहां पर ये प्रथा है ही नहीं, वहां पर सप्तपदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर वो कितने भी फेरे ले उससे कोई मतलब नहीं है, विवाह जो है वो वैलिड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5. A Hindu couple having the degree of judicial separation want to live together. एक हिंदू दंपति जिसे न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त है वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे कैन लिव टुगेदर, क्या वो एक साथ रह सकते हैं? ऑप्शन बी दे कैन नॉट लिव टुगेदर, ऑप्शन सी दे कैन लिव टुगेदर आफ्टर रीमैरिज, ऑप्शन डी दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे कैन लिव टुगेदर। वे साथ रह सकते हैं क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन उनको अलग करने के लिए किया ही नहीं गया होता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि उनको मतलब वो कुछ दिन बाद एक हो जाए। तो अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं हो सकती, ना उन्हें रीमैरी करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका विवाह जो होता है वो एंड नहीं होता, वो बस स्थगित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीमैरी करने की भी आवश्यकता नहीं है और ना उन्हें कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है, वो साथ में रह सकते हैं। Question number 6. Which one of the following case decided by the Supreme Court is related to mental cruelty? Option A सायल वर्सेस सरला, ऑप्शन बी दस्ताने वर्सेस दास्ताने, ऑप्शन सी रीता निझावन वर्सेस राज किशन निझावन, ऑप्शन डी रूपल वर्सेस करतारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दास्ताने वर्सेस दास्ताने। ये मेंटल क्रूरटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन नंबर 7. द चाइल्ड बॉर्न ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न संतान क्या होती है? ऑप्शन ए लेजिटिमेट, ऑप्शन बी इलेजिटिमेट, ऑप्शन सी इलीगल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। धर्मज, अधर्मज, अवैध या इनमें से कोई नहीं। धर्मज का मतलब होता है कि जिनको बोलते हैं धर्मज का मतलब जो कि जिनके माता पिता जो होते हैं एक वैध विवाह में विवाहित होते हैं और जो उनसे उत्पन्न बच्चे होते हैं। अधर्मज का मतलब क्या होता है? जिनको आप बोलते हैं नाजायज। ठीक है, और अवैध उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेजिटिमेट। चाहे वो शून्य विवाह से उत्पन्न हुए हों चाहे शून्य कर्णी, उनके बच्चे जो होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, और ये बात की गई है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 16 में। Question number 8. Which section of the Hindu Marriage Act 1955 provide for maintenance, pendentalite and expenses of proceedings? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी सेक्शन 26, ऑप्शन डी सेक्शन 27। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 24। और एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है वो याद रखने वाली है कि जो भरण पोषण दिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में वो दोनों पार्टनर्स को अवेलेबल होता है। ठीक है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलता है। Question number 9. After the Hindu Succession Amendment Act 2005, the Mitaksara Hindu Co-Partnership does not include whom as its member. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात मिताक्षरा हिंदू सहदायकी में निम्न में से कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी मैरिड डॉटर, ऑप्शन सी अडॉप्टेड सन, ऑप्शन डी डॉटर इन लॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
डॉटर इन लॉ जो है वो हिंदू सदायकी में शामिल नहीं है। 2005 के संशोधन के बाद भी। पहले पुत्रियां भी शामिल नहीं थी, लेकिन 2000 संशोधन के बाद डॉटर चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो दोनों भी सदायकी के रूप में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ मैरिड माइनर गर्ल? एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक होता है कौन? ऑप्शन ए फादर इन लॉ, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी हस्बैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हस्बैंड। मुस्लिम लॉ। Question number 1. A marriage of a Muslim who is of sound mind and has attained puberty is brought about with his consent. The marriage will be. एक मुस्लिम का विवाह जो स्वस्थ चित्त का है और यौनागमन को प्राप्त कर लिया है, उसकी सम्मति के बिना विवाह क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इरेगुलर, ऑप्शन सी अनलॉफुल, ऑप्शन डी वॉइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वॉइड। विवाह को उसकी सम्मति के बिना किया जा रहा है जबकि वह स्वस्थचित्त है और उसने प्यूबर्टी अटेन कर लिया है, तो ये जो है वॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर द पर्सन हु परफॉर्म निकाह इज डेड द प्रूफ ऑफ मैरिज विल बी गिवन बाय द। एक व्यक्ति जिसने निकाह करवाया है, यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो निकाह का सबूत या साक्ष्य कौन देगा? ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी विटनेस, ऑप्शन डी गार्जियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटनेस। Question number 3. It is necessary that ijab and qabul shall be completed in one meeting. The statement is. इजाब और कबूल की क्रिया के लिए आवश्यक है कि वो एक साथ ही हो, एक बैठक में। ये कथन क्या है? ये सत्य है, असत्य है या आंशिक सत्य है या नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ये सत्य है। Question number 4. A contract of marriage between A and B is made in joke and without any specific intention. Such marriage is valid under. A and B बिना किसी विशिष्ट आशय के मजाक में विवाह कर लेते हैं, तो ऐसा विवाह किस में वैध होता है? ऑप्शन ए हनफी विधि में, ऑप्शन बी सिया लॉ में, ऑप्शन सी सफी एंड मलिकी लॉ में, ऑप्शन डी हनबली लॉ में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हनफी लॉ में। हनफी लॉ में अगर मजाक में भी विवाह कर लिया जाए तो वैलिड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. मुता फ्रॉम ऑफ मैरिज इज रिकॉग्नाइज इन। मुता विवाह को मान्यता किस में मिली है? ऑप्शन ए हनफी विधि, हनफी शाखा में, ऑप्शन बी इतना सारे स्कूल में, ऑप्शन सी मलिकी स्कूल में, ऑप्शन डी इस्माइलिया स्कूल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इतना सारिया स्कूल में, जो कि सिया की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 6. द मोस्ट प्रॉपर डाइवोर्स इज। सर्वोत्तम तलाक कौन सा है? ऑप्शन ए हसन तलाक, ऑप्शन बी हसन तलाक, तलाक हसन इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी तलाक उल सुन्ना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलाक अहसन, यानी कि अहसन तलाक। क्वेश्चन नंबर 7. तलाक उल बिद्दत इज। तलाक उल बिद्दत क्या है? ऑप्शन ए कंप्लीट एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स, ऑप्शन सी कंप्लीट एंड रिवोकेबल डाइवोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कंप्लीट होगा और इररिवोकेबल है, ये अगर एक बार हो गया तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। Question number 8. If a Muslim husband has falsely charged his wife with adultery, the process of retract is called. यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जारकर्म का झूठा दोषारोपण करता है, उस आरोप के खंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिहार, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन बी लियान, ऑप्शन सी इला, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियान। जो जिहार है और इला है, ये तो एक जो है डाइवोर्स के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज बाय एग्रीमेंट इज नोन एज। सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तलाक हसन होता है, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी जिहार, ऑप्शन डी खुला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खुला। क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following statement regarding gift in Muslim law is correct? दान के संबंध में मुस्लिम विधि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए गिफ्ट कैन बी मेड ओरली ओनली, ऑप्शन बी गिफ्ट कैन बी मेड ओनली इन राइटिंग, ऑप्शन सी गिफ्ट कैन बी मेड ओरली एंड इन राइटिंग बोथ, ऑप्शन डी नन इज करेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिफ्ट कैन बी मेड ओरली एंड राइटिंग बोथ वेज। इंटरनेशनल लॉ से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1. हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सपेल ए मेंबर ऑफ यूएन फॉर
persistently violating the principle of UN Charter। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का निरंतर उल्लंघन करने के कारण निष्कासित कर सकता है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी जनरल असेंबली अलोन, ऑप्शन डी सिक्योरिटी काउंसिल अलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली करता है निष्कासित रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना निम्नलिखित में से किसका कार्य है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कमीशन, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 3, वीटो पावर हैज बीन गिवन टू। वीटो शक्ति किसको दी गई है? ऑप्शन ए चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ऑप्शन सी ईरान, इंडिया, रसिया, अमेरिका एंड ब्रिटेन, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोवाइडेड फॉर। अनुच्छेद 51 क्या उपबंधित करता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का? ऑप्शन ए राइट टू सी डिफेंस, ऑप्शन बी राइट टू एस्टेब्लिश प्राइस कोर्ट्स, ऑप्शन सी राइट टू यूज द कोस्टल बॉर्डर ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू सी सेल्फ डिफेंस का, सेल्फ है यहाँ पर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद कितने सदस्यों के द्वारा गठित है? ऑप्शन ए बाई 57 मेंबर, ऑप्शन बी बाई 27 मेंबर, ऑप्शन सी बाई 54 मेंबर, ऑप्शन डी बाई 18 मेंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाई 54 मेंबर। जब ये बना था जिस टाइम, तो उस टाइम यहाँ इसमें सिर्फ 18 मेंबर थे और प्रेजेंट में इसमें 54 मेंबर हैं। Question number 6, how many member of the Economic and Social Council and elected annually by the United Nations General Assembly। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 12, 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18, जिसमें 18 सदस्य हैं, ये प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिल करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इलेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल ट्रीटी, ऑप्शन बी डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कस्टम, ऑप्शन डी जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाई सिविलाइज्ड नेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसका प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये इसका सेकेंडरी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इक्वा एट बोनो मैक्सिम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सट्राडिशन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 10, एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय। ऑप्शन ए इज बाइंडिंग, ऑप्शन बी इज नॉट बाइंडिंग, ऑप्शन सी इंसिस्टेंट, ऑप्शन डी इज बाइंडिंग इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट्स पार्टीज हैव ऑलरेडी और गिड टू एक्सीड टू इट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इज नॉट बाइंडिंग, यह बाध्यकारी नहीं है। टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज एप्लीकेबल टू। चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी क्रिश्चियन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, रूल अगेंस्ट परपेचुटी गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट द एनी रूल ऑफ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता?
ऑप्शन ए हिंदू लॉ, ऑप्शन बी मोहम्मदन लॉ, ऑप्शन सी क्रिश्चियन लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मदन लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स ट्रांसफर्स। संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है। ऑप्शन ए बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली, ऑप्शन बी बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफर बाय द ऑर्डर बाय ए कोर्ट, ऑप्शन सी बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिटवीन लिविंग पार्टीज ओनली। क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following section of the Transfer of Property Act provide that mere right to issue cannot be transferred? संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि मात्र वाद लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 6। Question number 5. Which one of the following is not an essential element for a valid transfer of property? Option A competent transferor, option B transferable property, option C transferee may not be competent to take the transfer, option D object of transfer must be lawful। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफरी मे नॉट बी competent टू टेक द ट्रांसफर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये इसका आवश्यक तत्व नहीं है। अंतरण जो ट्रांसफरी है उसका भी कंपिटेंट होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदर अ ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? ऑप्शन ए यस बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी गार्जियन हैज गॉट टू बी अपॉइंटेड फर्स्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यस बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट बना करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड टू। धारा 19 जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेस्टेड इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कंटिजेंट इंटरेस्ट, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्टेड इंटरेस्ट से संबंधित है। Question number 8. Under Transfer of Property Act 1882, when can an unborn person acquire vested interest on transfer फॉर हिज बेनिफिट? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अजात व्यक्ति के अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? इसमें पूछा गया है वेस्टेड इंटरेस्ट की बात पूछी गई है। ऑप्शन ए अपॉन हिज बर्थ, ऑप्शन बी अपॉन कंप्लीटिंग हिज मेजॉरिटी एज, ऑप्शन सी अपॉन हिज मैरिज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपॉन हिज बर्थ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसमें जो इंटरेस्ट हो जाता है वो वेस्टेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे पार्ट होगा, पार्ट परफॉर्मेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। भागिक पालन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 59A, ऑप्शन बी सेक्शन 59A इसमें भी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 53 दिया हुआ है, ऑप्शन सी सेक्शन 60A, ऑप्शन डी सेक्शन 60B। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 53A में दिया हुआ है पार्ट परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 क्या परिभाषा उसमें क्या दी गई है? ऑप्शन ए मॉर्टगेजर की, मॉर्टगेजर मॉर्ट यहाँ पे GA होगा, सॉरी, ऑप्शन बी मॉर्टगेजी, ऑप्शन सी मॉर्टगेज मनी की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 है उसमें मॉर्टगेज की परिभाषा दी हुई है, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज मनी, इन सब की परिभाषा उसमें दिया गया है। BNS भारतीय न्याय संहिता। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ BNS रिप्लेस सेक्शन 375 ऑफ IPC, यानी कि रेप को जो है वो BNS में किस धारा से प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 63, ऑप्शन बी सेक्शन 64, ऑप्शन सी सेक्शन 69, ऑप्शन डी सेक्शन 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 63 में अब रेप की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, विच चैप्टर ऑफ BNS डील्स द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। BNS का कौन सा अध्याय महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है? ऑप्शन ए चैप्टर 4, ऑप्शन बी चैप्टर 5, ऑप्शन सी चैप्टर 6, ऑप्शन डी चैप्टर 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ BNS डील्स विद क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। BNS की कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 61, ऑप्शन बी सेक्शन 62, ऑप्शन सी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 61, इसमें दिया हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर गैंग रेप अंडर बीएनएस? बीएनएस के तहत सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा क्या है? ऑप्शन ए 7 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 20 ईयर, ऑप्शन डी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर, इसकी मिनिमम पनिशमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन डील्स विथ कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट? महिला की अनुमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित धारा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 88, ऑप्शन बी सेक्शन 89, ऑप्शन सी सेक्शन 90, ऑप्शन डी सेक्शन 91। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 89। अगर यही पूछता कि महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तब कौन सा धारा रिलेटेड होगा, तो वो होता सेक्शन 90। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर बीएनएस मीन्स? बीएनएस के तहत आजीवन कारावास का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, ऑप्शन डी 25 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। जितनी भी उसकी नेचुरल लाइफ बचती है वो पूरी हो जाएगी आजीवन कारावास के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस क्रिमिनलाइज स्नैचिंग? बीएनएस की कौन सी धारा झपटमारी को अपराध बनाती है? ऑप्शन ए सेक्शन 302, ऑप्शन बी सेक्शन 304, ऑप्शन सी सेक्शन 312, ऑप्शन डी सेक्शन 316। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 304, और ये जो सेक्शन है ये न्यू ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज रॉबरी बिकम्स डेकॉइटी अंडर बीएनएस? बीएनएस के अनुसार लूट कब डकैती बन जाती है? ऑप्शन ए व्हेन कमिटेड एट नाइट, बी व्हेन weapons are used, ऑप्शन सी व्हेन 5 or more person jointly commit or attempt robbery, ऑप्शन डी व्हेन द विक्टिम इज grievously hurt। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्हेन 5 or more person jointly commit। जब 5 से अधिक व्यक्ति उसमें मिल जाते हैं तो जो रॉबरी है वो डेकॉइटी बन जाती है, यानी लूट जो है वो डकैती बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू ऑफेंसेस अंडर बीएनएस? बीएनएस के अनुसार लूट किन दो अपराधों का संयोजन है? ऑप्शन ए थेफ्ट एंड असॉल्ट, ऑप्शन बी थेफ्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, ऑप्शन सी थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, ऑप्शन डी थेफ्ट एंड चीटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ठीक है, लूट जो है वो थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन से मिलकर के बना होता है। अगर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इसमें भय आ गया, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये लूट बन जाता है। और भय भी कैसा होना चाहिए? तत्काल भय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन अनलॉफुल असेंबली अंडर बीएनएस? बीएनएस के तहत गैर कानूनी जमाव के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 3 पर्सन्स, ऑप्शन बी 5 पर्सन्स, ऑप्शन सी 7 पर्सन्स, ऑप्शन डी 10 पर्सन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 पर्सन्स। लास्ट टॉपिक लेबर लॉ के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट इनेक्टेड? ट्रेड यूनियन अधिनियम जो था वो किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1930। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1926। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 5 मेंबर्स, ऑप्शन बी 7 मेंबर्स, ऑप्शन सी 10 मेंबर्स, ऑप्शन डी 15 मेंबर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज ग्रांटेड टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? इस धारा के इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को किस प्रकार की छूट दी गई है? ऑप्शन ए टैक्स एग्जेम्पशन, ऑप्शन बी एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन फ्रॉम टर्मिनेशन, ऑप्शन डी राइट टू स्ट्राइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एग्जेम्पशन दिया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई डिस्प्यूट होता है तो जो ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं उनको धारा 17 में छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? वेतन भुगतान अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग डिले एंड अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, ऑप्शन सी प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग बोनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंटिंग डिले एंड अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। जो देर की जाती है वेज देने में और जो अनऑथराइज्ड जो उसमें कटौती की जाती है उसको रोकने का काम करता है वेतन भुगतान अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5, लॉकआउट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? जो लॉकआउट है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज एल, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज के, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज एन, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज ओ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2 क्लॉज एल।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लॉकआउट। लॉकआउट की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, एम्प्लॉयर क्लोजिंग द वर्क प्लेस परमानेंटली। ऑप्शन बी, एम्प्लॉयर रिफ्यूजिंग टू गिव बोनस। ऑप्शन सी, टेम्परेरी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस बाय एम्प्लॉयर टू प्रेशराइज वर्कर्स। ऑप्शन डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो लॉकआउट होता है वो टेम्परेरी क्लोजर होता है वर्क प्लेस का, वो परमानेंट क्लोजर नहीं होता है। जो परमानेंट क्लोजर होता है उसको क्लोजर बोलते हैं, तो जो टेम्परेरी क्लोजर होता है उसको बोलते हैं लॉकआउट, और ये एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉकआउट इज जनरली यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर एज। लॉकआउट का उपयोग आमतौर पर नियोजक द्वारा किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, डिसिप्लिनरी मेजर। ऑप्शन बी, रिवार्ड सिस्टम। ऑप्शन सी, वीपन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऑप्शन डी, नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेपन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब भी जो वर्कर होते हैं, जब वो कोई डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं तो एक वेपन के रूप में जो एम्प्लॉयर होते हैं वो इसका यूज करते हैं। वो क्या करते हैं? वो लॉकआउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज क्लोजर मीन अंडर द एक्ट। क्लोजर का क्या अर्थ है? समापन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए क्या है? टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क। ऑप्शन बी, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉइज। ऑप्शन डी, लॉकआउट ड्यू टू डिस्प्यूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमानेंटली क्लोजिंग डाउन ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है? क्लोजर मतलब होता है कि उस प्लेस को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोजर कंपनसेशन टू वर्कर्स इज इक्विवेलेंट टू। समापन के समय श्रमिकों को कितना मुआवजा दिया जाता है? ऑप्शन ए, 1 मंथ सैलरी। ऑप्शन बी, वेजेस फ्रॉम 15 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ऑप्शन सी, वेजेस फॉर 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ऑप्शन डी, वेजेस फॉर 45 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेजेस फॉर 15 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जब भी किसी व्यक्ति को जब क्लोजर किया जाता है किसी जो है वर्क प्लेस को, उसके बाद जो उसमें एम्प्लॉयर होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या देता है? जितने साल वो काम किए रहते हैं उस पर ईयर के हिसाब से 15 डेज का उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, तो 15 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी, इंप्रूव वेजेस। ऑप्शन सी, इंश्योर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ऑप्शन डी, सेट वर्किंग आवर्स ओनली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंश्योर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर। आज की वीडियो में जितना भी टारगेट था 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसा भी रहे आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट में जो भी रहे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।